बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफियत आप लोग रहें। कल परसों से ये बहस चल रही थी कि इमरान खान साहब को पूछा गया भाई तुम कौन हो, और इमरान खान साहब को ये इसलिए पूछा गया था कि तुम कौन हो क्योंकि इमरान खान साहब ने एक कैदी की हैसियत से जेल से एक डिमांड की थी, और वो डिमांड ये थी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी और पीटीआई या 9 मई के ताने बाने उससे जो है वो क्लियर हो सके, लोगों के सामने, आवाम के सामने आ सके। इसलिए जेल के अंदर बैठे आदमी ने ये डिमांड की कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन हो। तो करने वालों ने पूछा भाई तुम कौन हो। आज इमरान खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाब जो है वो अडयाला जेल से भिजवाया है, ये आपके गोश गुजार करूँगी, मगर इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगी कि इस वक्त जो है हुकूमत ने एक प्लान तैयार किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़, और इस प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए पीर के रोज़ जो नेशनल असम्बली का इजलास होगा उसके अंदर कार्रवाई डाली जाएगी। आगाज़ करते हैं हम। आगाज़ ये कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि भाई मैं कौन हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब तो अभी एक कैदी हैं और कोई भी कैदी ताकतवरों से इतना बड़ा मुतालिबा आखिर कैसे कर सकता है, और इमरान खान साहब ने आज फिर उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया है। खान साहब ने पैगाम भेजा है, उन्होंने कहा है कि जी मैं कौन हूँ, उसका जवाब ये है कि मैं पाकिस्तान की सबसे मकबूल, सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ, मेरा नाम इमरान खान नियाज़ी है। फिर उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसको पाकिस्तान की पूरी आवाम ने 8 फरवरी के अंदर भरपूर अवामी मैंडेट से नवाजा, ये मैं हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं इसीलिए आपसे ये डिमांड ओपन ट्रायल की कर रहा हूँ कि मैं अवाम का पसंदीदा लीडर हूँ, पाकिस्तान की जो अवाम है उसका पसंदीदा लीडर हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये डिमांड कर रहा हूँ कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन किया जाए। कुछ जो लोग हैं उनको जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल और मामला के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उसको मैं क्लियर कर दूँ। ये इमरान खान साहब ने भी वाज़े किया इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कोई काम किए जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक़ मिलिट्री से निकलता है, उसमें कतई तौर पे हम ये डिमांड नहीं कर रहे कि उसमें आकर ओपन ट्रायल किया जाए। हम वो डिमांड कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि 9 मई के जो करता धरता हैं वो इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद हैं, और इनका आपस में गाठजोड़ था, इनकी मर्ज़ी के साथ 9 मई हुआ, और ये सारे ताने बाने और जितने भी मामलात हैं, उन्होंने कहा ओपन ट्रायल करें ताकि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सके, आवाम को पता चले और पता चले कि गिल्टी कौन है। इसी हैसियत से इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आप लोगों के सामने ये डिमांड रख रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ी बात की है जिसको मैं लिंक करूँगी हुकूमत की कार्रवाई के साथ। खान साहब ने ये कहा है कि अगर, दूसरी बात यह है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी गई या फिर मंसूर अली शाह साहब को बाईपास किया गया तो ऐसी सूरत में पूरे मुल्क के अंदर जो है वो तहरीक चलाई जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। अब जो बाईपास करने वाली ख़बर है वो उसकी तस्दीक जो है वो जियो के रिपोर्टर और उनके जो सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद वो भी करते हैं। एजाज़ सैयद के मुताबिक ये बात बिल्कुल सही है जिस तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं, और इसमें एक छोटा सा टर्न है। वो टर्न ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, ना उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, क्योंकि अगर उनको एक्सटेंशन दी जाती है तो ऐसी सूरत में मुल्क के अंदर जो एक हंगामा बर्पा होगा, हुकूमत उससे बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन वारदात ये करने वाले हैं कि प्लान किया गया है कि मंसूर अली शाह साहब को किसी सूरत भी पाकिस्तान का अगला चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा, और उनका रास्ता रोकने के लिए मेरिट को बाईपास किया जाएगा। और जो चंद नाम हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो इस वक्त सीनियर प्योनी हैं और राइट भी उनका है, लेकिन हुकूमत ये ख्याल कर रही है कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा जो बाकी लोग लाइन में हैं उनमें मेरिट को और सीनियरिटी को बाईपास किया जाएगा, और जो उनको सूट करेगा उस शख्स को जो है वो चीफ़ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब जो पीर को नेशनल असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसके अंदर ये कानून साजी बड़ी हद तक जो है इसका मुसवदा तैयार हो गया है, और इस मुसवदे को नेशनल असम्बली के फ्लोर पर पेश किया जाएगा, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इसको मंजूर कर लिया जाएगा, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिटायर होने से पहले ये पूरी कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जाएगी।
ये एक ख़बर है जो एजाज सईद के मुताबिक अब तैयार पड़ी है और पीर तक का इंतज़ार किया जा रहा है और पीर के इजलास में यह सवदा पेश हो जाएगा। लेकिन दूसरी ख़बर के मुताबिक जो इमरान खान साहब ने दी है, उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें बाईपास किया गया मंसूर अली शाह साहब को या सीनियरिटी को या मेरिट को बाईपास किया गया तो पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक और एहतजाज जो है वो शुरू किया जाएगा। ये राइट मंसूर अली शाह साहब का है, वही अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो बनने चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। लेकिन अगर हुकूमत किसी सतह पर मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करती है या कोई ऐसा कानून अमल में आता है तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ चैलेंज होगी। ये एक बहुत बड़ा बहरान है जो आने वाले वक्तों में ज़ाहिर हो सकता है। लेकिन हुकूमत की फ़िलहाल जो आशिराबाद है वो यही है और जो उनकी ईमा है उसके ऊपर भी अमल दरामद करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये तो एक ख़बर हो गई जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने चीज़ें बिल्कुल वाज़े कर दी, क्लियर कर दी, मगर साथ ही उन्होंने कारकुनान को हौसला दिया कि आप लोग परेशान ना हो, अगर जलसा कैंसिल हुआ है 8 सितंबर को आपने कामयाब करना है जलसे को। अब खान साहब का एक खिलाड़ी जिसका इंतकाल हुआ और उसका ताल्लुक़ रहीम यार खान से था और उस खिलाड़ी के इंतकाल की वजह से रहीम यार खान की जो सीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खाली हो गई। अब उसके ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। रहीम यार खान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 12 सितंबर को होने जा रहा है और अभी आपको पता है कि कल बड़ी एक आप कह सकते हैं दिल गिरफ्तार कर देने वाली, बड़ी ही अफसुर्दा कर देने वाली ख़बर थी कि रहीम यार खान के जो कच्चे के इलाके माचका के डाकू हैं उन्होंने पुलिस वालों पे हमला करके 11 से 12 पुलिस एहलकार जो हैं उनको शहीद कर दिया और बेशतर हैं जो कि ज़ख्मी हैं। एक तरफ कच्चे के डाकुओं का मामला है, दूसरी तरफ रहीम यार खान का बाई इलेक्शन है। एक सहाफ़ी होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रही है, आपने देखा होगा कि पहले ये लोग सिंध के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे कि सिंध के कच्चे के अंदर जो डाकू हैं वो आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी से काबू नहीं आ रहे। फिर अचानक जब 12 सितंबर की तारीख करीब आई है तो कच्चे के डाकू रहीम यार खान के बेकाबू हो गए हैं और इन बेकाबू डाकुओं ने बड़े पक्के हथियारों के साथ हमला किया है। मरियम नवाज़ उन्होंने ऐलान किया है कि 50-25 के करीब जो है वो 50 से 25 लाख के करीब जो है इनाम रखा गया और गालिबन 75 लाख भी है या 72 लाख है। जो सबसे ख़तरनाक तरीन होंगे 70 लाख से ज़ायद उनको मिलेगा, उनके सर की कीमत लगाई है। जो उनसे थोड़ा कम ख़तरनाक होंगे उनको 50 लाख उनके सर की कीमत है और जो बिल्कुल नॉर्मल मामूली डाकू हैं उनके लिए 25 लाख रुपये उनके सर की कीमत मरियम नवाज़ ने मुकर्रर की है। और अब इन डाकुओं को पकड़ने के लिए जो रकम लगानी या उसका ऐलान किया गया है, ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी भी रहीम यार खान में चल रही है और इस तैयारी के अंदर जो सीट इमरान खान के खिलाड़ी के इंतकाल की वजह से खाली हुई है उसको हथियाने के लिए या उसको अपना करने के लिए बहुत सारे खेल खेले जाएंगे, जिसमें मुमकिना तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त पंजाब हुकूमत एक एज भी हासिल करने की कोशिश करेगी कच्चे के डाकुओं के ऊपर। ठीक है, ये सियासी चालें हैं, आप जैसे भी चले, लेकिन सवाल ये है कि आप डाकुओं के सर की कीमत तो मुकर्रर कर रही हैं मगर इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म इस बात की इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजहबी जमातों के कारकुन कैसे चले गए, इसके ऊपर वो तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तो क्या इस चीज़ की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि कच्चे के डाकुओं के पास रॉकेट जैसे रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट हमले जिस तरह से हो रहे हैं, इतने पक्के जदीद और मजबूत हथियार किस तरह से और कौन प्रोवाइड कर रहा है? और सरों की कीमत लगाने से क्या ये बेहतर नहीं है कि फ़ौज के ज़रिए वहाँ पर ऑपरेशन करा के इन कच्चे के डाकुओं को मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाए, बजाय इसके कि सर की कीमत लगाई जा रही है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि कच्चे के डाकुओं के हमले के नतीजे में जो एहलकार शहीद हुए उसके ऊपर IG पंजाब की जो स्टेटमेंट है वो नहायत ही मुज़क्का खेज़ है, तकलीफ़ दे है और ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ सेंसेस बात कर रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं शायद उनको भी अदराक नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनके जो IG पंजाब है उनके मुताबिक ये जो कुछ हुआ रॉकेट हमले से हमारे एहलकार शहीद हुए, वो ये कहते हैं कि मौसमी हालात में अगर इस तरह के डैमेजेस होते हैं तो ये नाकामी इसको हम अपनी नहीं गर्दानते, ये हमारी नाकामी नहीं है, नुकसान हमारा है मगर नाकामी नहीं है। अब समझ से वाला है कि किस सेंस में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी नाकामी नहीं है और क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं? शायद वो बेहतर अल्फाज का चुनाव करने में नाकाम रहे हैं या शायद उन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि वो स्टेटमेंट अपना क्या दे रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के आईजी ने एक हिदायत जारी की कि जो हमारे पुलिस के लोग हैं वो सियासी रैलियों में सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि इनकी तो आईजी नहीं सुनता, इनकी तो पुलिस वाले नहीं सुनते। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ पंजाब को होश के नाखून लेने चाहिए कि जब कोई रैली होती है तो आप डिप्लॉय कर देते हैं सारे पुलिस फोर्स को, हर नुक्कड़ पर, हर चौक में, हर टोल प्लाजा के करीब, हर मुड़ने वाले रास्ते पे। तो उसके नतायज यही बरामद होते हैं कि आपके पास मदद के लिए नहीं कोई पहुंच सकता, आपके पास कोई राब्ता करने के लिए कोई चीज़ मुयसर नहीं आती। तो मेरा नहीं ख्याल कि सरों की कीमत लगाने से कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा तब होता है कि जब आप वहाँ पर ऑपरेशन करा दें और जो आप पैसा इधर लगा रहे हो ऑपरेशन के ज़रिए एक दो के मामलात को पैसों के ज़रिए ख़त्म करने की बजाय मुकम्मल उनका ख़ात्मा जो है वो करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि ये 12 सितंबर का जो इंतखाब होने जा रहा है इसमें कच्चे के डाकू जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि सीट तो मुस्लिम लीग नून नहीं जाने देगी और पीटीआई जोर पूरा लगाएगी कि सीट को ले ले। अभी कच्चे के डाकुओं ने जो काम किया है, अब पता नहीं 12 सितंबर के इलेक्शन के अंदर कौन सा पक्का काम होगा, ये अभी हमें देखना होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।